Everyone, how are you to all? I hope so you are doing well. My name is रेनू। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो हम कंटिन्यूसली क्लासेस स्टार्ट कर चुकी हूँ। हमने जो टॉपिक्स लिया था वो था हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में भी सब टॉपिक्स थे जिसमें हमने आज कल जो सीखा था, सबसे पहली क्लास हुई थी जिसमें था वर्ण विचार। वर्ण विचार का हमने पार्ट 1 जो है वो डिस्कस कर लिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, चाहे आपका DET+B हो, KVS में हो या फिर नॉन टीचिंग या टीचिंग में हो, सभी में ही ग्रामर जो पूछी जाती है बहुत ही अच्छी खासी लेवल पर पूछी जाती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस है। आप सभी को पता चल के EMRS का जो ट्रायल 2 का पेपर था उसकी डेट जो है वो आउट हो चुकी है। उसके बारे में भी मैंने डिटेल में बता दिया है। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, पार्ट जो 1 किया था जिसमें वर्ण विचार किया था, उसका सेकेंड पार्ट करेंगे, यानी भाग 2 करेंगे, जिसमें बाकी पोर्शन भी समझेंगे और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम इससे रिलेटेड प्रीवियस के क्वेश्चन करेंगे। जितने हो सकते उतने ही क्वेश्चन मैं आपके प्रैक्टिस करवाऊंगी। आप खुद से भी कर सकते हो और जो मैं करवा रही हूँ किस तरीके से पैटर्न से एग्जामर आपसे क्वेश्चन पूछता है उसको भी ध्यान में रखते हुए करवाऊंगी। स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम ना वेस्ट करते हुए। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रह गया था इसमें जो व्यंजन से ही रिलेटेड था, जो मैंने कल की क्लास में आपको बताया था कि वर्ण विचार जो होता है वो क्या होता है। इसमें वर्ण विचार में मैंने आपको बताया था व्यंजन के बारे में, स्वर के बारे में, स्वर के कितने भेद होते हैं और कौन कौन से भेद होते हैं, सब प्लस व्यंजन के भेद पढ़े थे। आज व्यंजन के ही भेद में 2 टॉपिक था व्यंजन से रिलेटेड, वो इंपॉर्टेंट है, वो भी हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला जो है कि व्यंजन में स्वतंत्री जो हमारी तंत्राएं हैं, जब हम उच्चारण करते हैं किसी भी चीज का तो हल्की सी एक कंपन होती है। तो कंपन जो होती है उसी के आधार पर व्यंजन के और भी भेद होते हैं, हम उसको आराम से पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें 2 कंपन होती है। सबसे पहला होता है उसको कहते हैं आघोष, दूसरा होता है सघोष और इसको घोष भी कहते हैं। तो इस चीज को याद रखना। कई बार एग्जाम में घोष दे दिया जाता है तो कभी एग्जाम में कभी एग्जाम में दिया जाता है सघोष, कभी दिया जाता है घोष। तो इस चीज दोनों को ध्यान में रखना है। सबसे पहले पढ़ते हैं आघोष। आघोष क्या होता है? जिन ध्वनियों का उच्चारण करने में कंपन ना हो। याद रखिए, कंपन ना हो। एग्जाम्पल भी मैं अभी बताऊंगी, पहले इसको समझते हैं क्योंकि आपको पता ही है जो KVS की तैयारी कर रहा है, जो EMRS की तैयारी कर रहा है, उसमें डिस्क्रिप्शन क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपको एग्जाम्पल में कई बार परिभाषा भी पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आ रहे हैं, पोर्शन आ रहे हैं, तो इसलिए इस चीज को ध्यान रखिए। ध्वनियों के उच्चारण में जो कंपन हो कंपन ना हो तब उसे आघोष कहते हैं। अब सघोष समझ लेते हैं। जिन ध्वनियों के उच्चारण में कंपन हो उसको हम कहते हैं घोष या सघोष। ठीक है, इसके कौन कौन से हो सकते हैं वर्ण हम देखते हैं। सबसे पहला हम करते हैं आघोष। आघोष क्या होता है? जिसमें 13 यानी 13 संख्या होती है, और जबकि सघोष या घोष की जो संख्या होती है इसमें स्वर भी इंक्लूड होते हैं। 11 स्वर होते हैं और 20 हमारे व्यंजन इंक्लूड होते हैं। व्यंजन जो आप सभी को मैं अब बताने जा रही हूँ कौन कौन से व्यंजन आघोष में होते हैं। सबसे पहले तो अगर आपको रफली ट्रिक सीखनी है तो बहुत ही ईजी तरीके से बता रही हूँ। ये होता है का वर्ग, नीचे से लगा लेते हैं। वैसे तो का वर्ग यहाँ से स्टार्ट होता है, लेकिन जो का जो पहला वर्ण होता है ना, पहला वर्ग बोल सकते हैं इसको, पहला ये वाला वर्ग, और इसके दूसरे कलर ले लेती हूँ, ब्लैक कलर ही ले लेती हूँ, सेम कलर, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। जो इसके साथ अटैच है दूसरा वाला वर्ग कह लीजिए, जहाँ पे ख की स्टार्ट हो रही है, ये होता है दूसरा। ठीक है, ये दोनों ही हमारे आघोष कहलाते हैं। ये एक ट्रिक है इसको सीखने की। सबसे पहला है कि आपको ये का से हाथ तक पता होना चाहिए सीक्वेंस, नहीं तो अगर एक भी गड़बड़ कर दी तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। लेकिन आपका क्या करना है, अब यहाँ पे आपको उच्चारण करके भी देख सकते हैं। देखो, कंपन नहीं होगी, क हवा आएगी मुंह से, एकदम से कंपन होगी। कंपन में हवा मुख से आती है, क ख च छ, कोई हवा नहीं आ रही है। ट ठ त थ प फ य र श। ठीक है, इसमें किसी प्रकार की कंपन नहीं होती है। ठीक है, तो इसमें ये जो 2 वर्ग है, क वाला और ख वाला, ये दोनों ही आघोष कहलाते हैं। ठीक है, अब बाकी बचा जो ये रह गया हमारा ग वाला, घ वाला और अड़ा वाला जो बोलते हैं जिसको, वो वाला पोर्शन इसमें से भी अलग है। ये सारा नहीं है, ये 4 ऊपर के 4 जो है यहाँ से यर अलावा शार ये छोड़ दीजिए, क्योंकि ये पोर्शन मैंने इंक्लूड कर दिया है, लेकिन इसमें अलग है। इसकी स्वर की ध्वनि मैं आपको अलग से बताऊंगी। पहले नीचे के 4 पोर्शन नहीं, ऊपर के 4 पोर्शन से यहाँ तक करते हैं। ठीक है, फिर ला वाला जो है आपको अलग से बताऊंगी।
अब इसमें से नीचे तक यहाँ तक यानी कि कितनी होगी इनकी संख्या लगा गिन काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 ये हो गए। ठीक है, हमारे पास कितना था 3 और रह जाएंगे, तो हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, साथ ही साथ कर लेते हैं। आघोष जो होता है, इसमें से आघोष में जो श स हा होता है ये हमारा होता है आघोष। ठीक है, ये हमारा होता है आघोष। और उसके बाद ये जो हमारा बचा है 13 हो गए, 3 और ऐड कर लिए 13 हो गए आघोष के। इसके बाद ये ग ज ड द ब घ झ ढ ढ न ण म ये सारे हमारे होते हैं स घोष, जिसको हम बोलते हैं घोष भी। ठीक है, और इसके अलावा हमारे जितने भी बचे हैं, जैसे हमारा बचा है य र ला वा और हा, ये भी सारे हमारे घोष होते हैं। ये टोटल मिलाकर 20 होते हैं। काउंट करके मैं बता देती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 20 के साथ एक और जुड़ा हुआ होता है 21। तो ये टोटल मिलाकर 21 होते हैं। कोई मिसिंग हो गया है, शायद कुछ छूट गया है क्या? नहीं, ये यहाँ पे गलत हो गया, तो यहाँ पे 21 है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना 21 है। एक बार और चेक कर लेते हैं, क्योंकि साघोष में मैंने आपको तीसरा चौथा ये ट्रिक है, ये 5वां वर्ग जितना भी होगा वो प्लस आपका य र ल वा, तो यहाँ पे ये कितने हो गए, इनको काउंट कर लेते हैं 9 तक, तो यहाँ हो गए, फिर कितना हो गया 12, फिर 15 16 17 18 19 और 20। हाँ, तो 20 होते हैं, शायद मुझे काउंट करने में दिक्कत हो गई है। तो यहाँ पे टोटल कितने होते हैं साघोष या घोष बोल सकते हैं 20 होते हैं। तो आपको इतना समझ में आ गया कि कौन कौन से साघोष होते हैं आघोष होते हैं। अगर इनका उच्चारण करें तो हमारी जो कंपन होती है वो होती है, जैसे घ हवा बाहर से निकलेगी और आएगी ज ढ द ब, हल्की सी बिल्कुल माइनर सी कंपन होगी, घ हल्की सी जीभा में कंपन होगी, मुंह से कंपन होगी। तो इस तरीके से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा सघोष में हमारे सघोष और घोष जो होता है उसमें हमारे जितने भी हमारे 11 स्वर होते हैं वो भी हमारे सघोष या घोष में इंक्लूड होते हैं। तो इस चीज को भी ध्यान में रखना है। ठीक है, ये वाला कंपन हो गया। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं बता देती हूँ क्योंकि ध्यान देने वाला है। जितने भी हमारे साघोष होते हैं साघोष वर्ण होते हैं, वो ही सारे हमारे अल्प प्राण व्यंजन होते हैं। अल्प प्राण व्यंजन कौन से होते हैं, ये अब इसका सेकंड स्टेप है। ठीक है, ये पॉइंट को ध्यान में रखना। आप पढ़ते हैं प्राण तत्व के आधार पर यानी श्वास के आधार पर यानी कि प्राण वायु के आधार पर व्यंजन के कितने भेद होते हैं। कम से कम आपसे पूछ लिया जाता है प्राण तत्व के आधार पर कितने भेद होते हैं, 2। सघोष और स्वतंत्रिका के आधार पर कितने होते हैं, 2। तो ये चीज का भी ध्यान रखना। सबसे पहले पढ़ते हैं अल्प प्राण। जैसे नाम से ये अल्प मतलब थोड़ा, प्राण मतलब थोड़ी वायु बाहर निकलना। जब भी हम वर्णों का उच्चारण करते हैं, जब हमारी श्वास से वायु से हवा जो निकलती है वो धीरे निकलती है, तब उसको हम क्या कहते हैं, जब अल्प प्राण वायु कहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आपको दूसरे वाला समझना है। अल्प प्राण वायु में फिर बताती कौन कौन से होते हैं। दूसरा आता है महा। महा मतलब बड़ा, प्राण मतलब थोड़ा सा अधिक, यानी कि जब वर्णों का उच्चारण जो श्वास होती है हम अल्प प्राण से थोड़ा सा अधिक श्वास बाहर की तरफ छोड़ते हैं या निकलता है, तो उसको हम कहते हैं महाप्राण। महाप्राण और अल्प विराम में कौन कौन से, अल्प विराम में होता है जिसमें श्वास जो है, हवा जो है वो कम निकलती है। जैसे सपोज यहीं पर मैं आपको समझा देती हूँ, थोड़ा सा रिलेज भी हो सकता है कि ये जो पोर्शन होते हैं, यहाँ पे मार्कर दूसरा नीचे वाला जो पोर्शन होते हैं, यानी कि अगर हम विषम संख्या, आपको पता ही है विषम संख्या कौन कौन सी होती है, 1 3 5, ये तीनों को ही इंक्लूड कर दीजिए। 1 सर्कल लगा रही हूँ, 3 5, ये सारे अल्प प्राण है। ठीक है, 1 2 3, ठीक है, 1 ये हो गया, 3 ये हो गया, 5 ये हो गया, 1 3 5, 1 3 5, 1 ये पा है, 3 5, ये जितने भी हमारे विषम संख्या होंगी ये हमारी की सारी क्या होती है, अल्प प्राण वायु, अल्प प्राण व्यंजन होते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे जो और भी व्यंजन होते हैं जिसमें हमारा इंक्लूड होता है य, ये भी अल्प प्राण है, र अल्प प्राण है। ठीक है, इसके अलावा हमारे ला अल्प प्राण है और वा, यानी कि चारों के चारों अल्प प्राण हमारे हैं। इसके अलावा हमारे जितने भी हमारे स्वर होते हैं, स्वर आपको पता है 11 स्वर होते हैं, ये सारे के सारे स्वर हमारे क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं किसमें,
अल्प प्राण, जब मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया जितने भी साघोष होंगे वो अल्प प्राण होंगे, अल्प प्राण होंगे तो साघोष होंगे। तो इसलिए इस चीज को ध्यान में रखिए माइंड में। तो सिखा दिया ये अल्प प्राण है सारे के सारे। इसकी ट्रिक मैंने बता दी है, विषम संख्या होती है, जितनी भी विषम संख्या काउंट करोगे 1 2 3, तो 3 2 5, तो इस तरीके से भी आप काउंट कर सकते हैं। ठीक है, नीचे वाला मैंने आपको बता दिया, जितने भी नीचे वाले होते हैं ये अल्प प्राण हैं, और इससे जो नीचे वाले होंगे स स स ह ये महाप्राण हैं। अब महाप्राण कौन कौन से होते हैं? जो भी सम संख्या होती है, यहाँ पे मैं आपको बोर्ड में समझा देती हूँ क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं बच रही। सम संख्या जितने भी होंगी, सम संख्या मतलब सम वर्ण बोल सकते हैं, है ना, सम वर्ण बोल सकते हैं, सम संख्या नहीं बोलनी, सम वर्ण होता है, यानी कि 2 और 4। अब यहाँ पे 2 का देखो, यहाँ पे सीक्वेंस मैं आपको बता देती हूँ 2 का। 2 में जैसे ये देखिए यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है, और 2 में ये देख छ और झ, ढ, थ और ड, थ और ध, प और फा, और नीचे वाले जितने भी ये हमारी शा होती है, शा, श, स और हा, ये सारे महाप्राण है, क्योंकि इसमें जब भी हम वर्णों का उच्चारण करते हैं तो वायु हमेशा ज्यादा निकलती है। जैसे आप अपना पढ़ के देखिए, श, श, स, ह, हवा बाहर की तरफ निकलेगी और ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसमें कम जोर लगाना पड़ता है, इसमें जैसे जैसे ख, घ, छ, झ, इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। महाप्राण और अल्प प्राण भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आघोष और सघोष, आघोष में मैंने बताया था कि कंपन नहीं होती, सघोष में कंपन होती है। अल्प प्राण में जब वायु में जब हम किसी भी वर्णों का उच्चारण करते हैं जो भी हमें दिए गए हैं, उसमें से जो वायु है वो श्वास जो होती है, जो सांस हम लेते हैं वो कम होती है, तब उसमें इसमें विषम संख्याएं होती है, स्वर इंक्लूड होते हैं। जितने भी सघोष होते हैं और घोष होते हैं अल्प प्राण कहा जाता है उसको भी। ठीक है, महाप्राण वह होते हैं जहां पे वायु में जब भी वर्णों का उच्चारण करते हैं तो वायु ज्यादा बाहर की तरफ निकलती है। जैसे मैंने आपको बताया सम वर्ण जितने भी होंगे 2 और 4 होंगे, लाइन में वर्ण होंगे, तो वही सारे हमारे क्या होंगे? महाप्राण। दिस वन महाप्राण, दिस वन महाप्राण। ठीक है, ये सारी चीज होती है, टोटल मिलाकर आपको काउंट कर सकते हैं। मैंने आपको समझा दिया अल्प प्राण और महाप्राण क्या होती है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको भी छोड़ना नहीं है क्योंकि इंपॉर्टेंट भाषा में जिस चैप्टर से रिलेटेड है। सबसे पहले हम समझते हैं, सबसे पहले है कि वर्णों का प्रयोग हम वर्ण चिन्हों और लिपि चिन्हों में भी होता है। ठीक है, आप सभी को यह पता नहीं होगा तो एक बार पॉइंट याद रखना। सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जो अनुस्वार होता है और जो विसर्ग होती है, दोनों में जो ध्वनि होती है वो दोनों ही ध्वनि कैसी होती है? ना तो स्वर की होती है और ना ही वो व्यंजन की होती है। इन दोनों ही ध्वनि के साथ योग नहीं होता, तो इसलिए इसे अयोग वहा कहते हैं, जिसमें कोई भी योग ना हो। आपको मैंने पिछली क्लास में भी ये बताया था कि अ को छोड़कर बाकी सभी की मात्राएं होती हैं। याद रखना, मात्राएं भी आपको पता होनी चाहिए। अ को हम अदृश्य मात्रा भी कहते हैं, तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सारे ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं एक कर डिस्कस कर रही हूँ। एक से अधिक ध्वनियां का उच्चारण यदि एक झटके में होता है तो उसको अक्षर कहते हैं। अक्षर बहुत बार पूछा जाता है क्योंकि बेसिकली नॉलेज होनी जरूरी है, इसलिए। फिफ्थ पॉइंट है, किसी शब्द के उच्चारण में किसी अक्षर पर जो बल दिया जाता है, मतलब किसी भी अक्षर पर जोर दिया जाए, उसको बलाघात कहते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये कभी कभार छोड़ दिया जाता है। इसमें से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे माइंड में आ रहा है कि बलाघात, और एक और होता है वो जरूर मैं डिस्कस करूंगी, इंपॉर्टेंट है वो भी। ठीक है, उसके बाद है हिंदी वर्णमाला में आपको पता होना चाहिए मूल कितने स्वर होते हैं। मूल हमारे 44 होते हैं, जिसमें से 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। फिर आता है संयुक्त व्यंजन, जो मैं प्रीवियस क्लास में आपको समझा चुकी हूँ, श, त्र, ज्ञ, श। इसमें टोटल कितने होते हैं? इनको मिला के 48 होते हैं व्यंजन। विसर्ग जो होती है ह जो विसर्ग, जो मैंने हर बार बता रही हूँ, विसर्ग में जो हलंत लगते हैं वो ह के समान होते हैं, यानी ह की ध्वनियां प्रकट करते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको स्टार लगा लीजिए कि न, स, ज, फ, ल, इसको हम वतस्य कहते हैं। वतस्य के उच्चारण स्थान होता है। तो इस चीज के एग्जाम में अगर इस तरीके से आ जाए कि आपको एक ना दे दे, सा दे दे, ये ऑप्शन में हो तो इस पे टिक लगा के आना। द्वित व्यंजन बता देती हूँ, जो क्लास में इंपॉर्टेंट था। द्वित व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिसमें डबल वनों की ध्वनि आती है, जैसे आधा, एक होगा आधा और एक होगा पूरा। अब इससे रिलेटेड जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल, जैसे कच्चा, ठीक है,
अब्दुल्ला दिया है और लादिल्ली, सम्मान, पक्का। तो इस तरीके से जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे देती, पक्का, आधा पा और का। यही कल मैं अपनी क्लास अपने बेटे को भी यही क्लास सिखा रही थी कल, ठीक है। अब आता है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कि जो शब्दकोश में कई बार ये तो एग्जाम में पूछा ही जाता है कि शब्दकोश में जो शब्द कर्म होते हैं, जैसे कोई भी शब्द दे दे तो उसका सीक्वेंस बताए कि पहले नंबर, जैसे सपोज मैंने आपको दे दिया कर्म, कम, आम, रंग और कुछ भी और दे दिया, प्राण दे दिए, ठीक है। ये आप इसका सीक्वेंस बताओ शब्दकोश के अनुसार। तो कैसे बताओगे आप? अगर आपका इसको सीक्वेंस पता होगा कि पहले नंबर पे कैसे, जैसे आपका इंग्लिश में होता है जिसमें हमें एक सीक्वेंस में लगाना होता है, जैसे ABCD आपको पता ही है उसमें, है ना। इसी तरीके से हिंदी में भी पूछा जाता है। अब ये पूछने लगे हैं और काफी टाइम से पूछ रहे हैं, ठीक है। आज सबसे पहले ध्यान रखा जाता है जहां अनुसार होगा वो प्रथम स्थान होगा। याद रखिए, जहां पे भी अनुसार होगा वो प्रथम स्थान। ये अनुसार है, अनुसार आंख बंद करके नंबर 1 पे लिखना, ठीक है। सबसे पहले आएगा रंग, मैं एक एक करके यहीं पर भी बता रही हूँ। दूसरा है अगर चंद्र बिंदु दे रखी है, चंद्र बिंदु वाला अक्षर दे रखा है, यहाँ पे चंद्र बिंदु है नहीं है तो क्रांति। फिर नेक्स्ट स्टेप पे आना है विसर्ग, विसर्ग होगी तो फिर इसको लिखना है, ठीक है। विसर्ग भी नहीं है। उसके बाद आता है स्वर। अगर हमें स्वर दे रखा है, स्वर में से ये 11 स्वर है, 11 स्वरों में से कोई भी दे रखा हो। अब हमें स्वर दे रखा है, दूसरे नंबर पे आएगा हमारा आम, ठीक है, ठीक है। अभी हमारे 2 व्यंजन बचे हैं, व्यंजन में भी मात्राएं वाले हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा स्वर हो गया, फिर उसके बाद आता है व्यंजन। अब व्यंजन में अब आपको देखना है कि इसमें व्यंजन में का पहले आएगा या पा पहले आएगा। तो पहले क्या आता है, का, तो इसलिए आएगा कम। फिर लास्ट में जो बचा है हमारा प्राण। तो इस तरीके से सीक्वेंस में प्रैक्टिस करने के लिए भी क्वेश्चन आते हैं। तो यही सीक्वेंस होता है शब्दकोश में शब्द कर्म को पहचानने का तरीका। बहुत ही इंपॉर्टेंट है टॉपिक, इसको बिल्कुल भी निग्लेक्ट नहीं करना। एक इंपॉर्टेंट होता है रा से रिलेटेड। रा से रिलेटेड टॉपिक हम यहाँ पे समझ लेते हैं एक एक करके। इसके होते हैं 4-5 टॉपिक होते हैं, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला होता है व्यंजन में, जिसको बोलते हैं खड़ी पाई या टेढ़ी रेखा या पदेन भी कहते हैं। पदेन का मतलब होता है जो रा की मात्रा होती है, यहाँ पे बोर्ड भी जगह नहीं है, राग की मात्रा होती है। राग की मात्रा जैसे नीचे की तरफ आती है, जो पदेन कहा जाता है, इसको कहा जाता है पदेन। पदेन मतलब जैसे नीचे की तरफ राग का साउंड आता है, जैसे प्र, प्र। अगर हम इसको तोड़ेंगे तो हमारा जो प होगा, प्रेम, प होता है, ठीक है। प आ गया। उसके बाद कौन सी मात्रा है, ए की मात्रा हो गई, ठीक है, सिंगल ए। फिर हमारा आप देखो प्र, प्र, र की साउंड आ रही है, तो यहाँ पे रा आएगा, फिर ए आएगा, फिर माँ आएगा, फिर आ आएगा। तो इस तरीके से अगर संधि विच्छेद करोगे तब भी आपको पता चल जाएगा कि इसमें र की मात्रा इंक्लूड है, ठीक है। दूसरा इसी तरीके से पहाड़ होता है, प्रिय होता है। और सेकंड इसका आता है निचला। निचले हिस्से में व्यंजनों में गोलाई होती है, जैसे आपने एग्जाम्पल के थ्रू पे मैं यहाँ पे समझाती हूँ, जैसे ड्रम, ट्रक, ट्रैक और ड्राइंग। ये सारे जो नीचे होते हैं इनकी जो रेखा होती है वो गोलाई में कही जाती है। तो इसको इस तरीके से बनाया जाता है, ये भी रा की मात्रा होती है। और एक और होती है रा की मात्रा, वो यहीं पर ही समझाते थे, जिसको कहते हैं रेफ। रेफ आपको बहुत सारी बार पता हुई होगा, जो ऊपर की तरफ लगती है मात्राएं इस तरीके से, जैसे धर्म, कर्म और अर्चना, कोई भी नाम हो सकते हैं, अर्चना। और रखो तो साउंड क्या हो रही है, अ के बाद आ रही है, सीधा आ के बाद आ रही है, ठीक है। अर्चना, अर्चना, ठीक है। उसके अलावा और भी सारे होते हैं, इसमें लिख सकते हैं गरम, ठीक, और वो हो सकते हैं वर्मा, शर्मा। तो ये सारे वर्ड जो होते हैं ये रा के पीछे की साउंड होती है, लेकिन हमें लगता है शर्मा, इसमें साउंड आगे आएगी लेकिन मात्रा उसके पीछे वाले वर्ड पे आती है। तो इस चीज का ध्यान में रखना है, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। छोटी छोटी पॉइंट्स आपके थे। और एक और पॉइंट होता है, जैसे मान लो ता के साथ, यदि ता स्वर होता है वो रहित होता है। कैसे रहित होगा, ता के साथ रा जुड़ जाता है। यहाँ पे बोर्ड में जगह नहीं, आपको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका पूरा का पूरा अपने नोट्स के लिए, ठीक है। यहाँ पे रा की एक मात्रा हो जाती है, जब ता के साथ जुड़ जाती है रा की मात्रा कोई भी, तो ये क्या बन जाती है। तो आप मुझे इसमें बताइए कि ता के साथ जब ता के बाद तुरंत रा की मात्रा हो तो स्वर रहित होती है, जैसे कि ये बन जाता है त्रा। तो जैसे यहाँ पे तरास। और क्या बन सकता है, हम अपना और बताए तो त्राण। तो ये र की मात्रा होती है। एक होता है शाह के साथ, शाह की मात्रा रा के साथ जुड़ जाती है, तो ये क्या बन जाता है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे इंक्लूड करा है, यहाँ पे बन जाता है श्रा, दिस वन। तो इसको जैसे श्रद्धा, ठीक है। और इसके बाद है, और क्या लिख सकते हैं हम, श्रेणी, श्रीमान, श्रम, ठीक है, श्रमिक,
ये सारे वर्ड में र की सॉरी यहाँ पे जो मात्रा होती है श और र की होती है, ठीक है। उसके अलावा एक और होती है जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, त और र के साथ और श के साथ। तो इसमें जो हमने ऑलमोस्ट ये चैप्टर में जितनी भी इंपॉर्टेंट टर्म्स थी मैंने आपको सारी समझा दी है और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी समझाते हैं। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर इसके नोट्स चाहिए तो मैं आज ही हो सकता है इसका पूरा एक नोट्स बना दूंगी, छोटे छोटे पॉइंट्स कर लेकर। शॉर्ट नोट्स, डिटेल नोट्स तो आपको कहीं पर भी मिल जाएगा, लेकिन शॉर्ट नोट्स बहुत ही बड़े ट्रिक के साथ। टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो सभी बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं और शॉर्ट नोट्स में इसको देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो करवाना था और इस इंपॉर्टेंट टॉपिक में से मैंने आज पूरा कवर करवा दिया है, कुछ भी छूटा नहीं है। यहाँ पे ऑलमोस्ट मैंने जितने भी टॉपिक है वो करवा दिए हैं हिंदी में। तो ये वाला चैप्टर आज हमारा फिनिश हो गया है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर जो पढ़ने जाएंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फिनिश मतलब सॉरी यहाँ पे मैंने फाइनल लिख दिया, फिनिश हो गया है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर करने जाएंगे संधि। संधि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बच्चों को इसे कंफ्यूजन होता है। साथ ही साथ हम यहाँ पे एक चीज और इंक्लूड करना चाहते हैं कि जितने भी बच्चे मुहावरे जो होते हैं ना, लर्न करने में दिक्कत होती है, हम डेली मुहावरे भी करेंगे। मुहावरे यानी कि आपका टॉपिक है मुहावरे और विलोम शब्द। ये इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में आता है, चाहे आपका कोई भी एग्जाम कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो उसमें पूछे जाते हैं। तो हम डेली विलोम शब्द और आपके मुहावरे ये दोनों ही टॉपिक साथ के साथ प्रैक्टिस भी करेंगे, चाहे ब्लैक बोर्ड पे करवाऊँ चाहे ओरली कराऊँ नोट्स में, ताकि आपकी रिवीजन हो जाए। फिर उससे प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। बस यही तरीका है कि हिंदी ग्रामर को समझने का। बेसिक चीज़ मैंने आपको समझा दी है। आगे इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।